30 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़का नाई की दुकान पे पहुंचता है। वहां जाने के बाद कहता है कि भैया मेरा मुंडन कर दो, और मुंडन करने के साथ साथ जो दाढ़ी है उसको 1 नंबर या 0 नंबर की मशीन से काटना। जैसा आदेश दिया गया था वैसे ही नाई ने अपना काम करना शुरू कर दिया। नाई अपना पूरा काम कर देता है। काम करने के बाद जो पैसे बताए जाते हैं वो पैसे दिए जा रहे थे, और इसी बीच में नाई कहता है भैया एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। वो लड़का पूछता है कि हाँ बात बताइए, क्या बात है। नाई कहता है कि भैया आप बाल कटवाने से पहले कुछ और लग रहे थे, और बाल कटवाने के बाद आपका फेस बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है। लड़का ये सुनने के लिए एकदम समझ लीजिएगा उतावला हो रहा था। वो यही चाहता था कि उसकी जो पहली पहचान थी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाए और वो एकदम से पहचानने में ना आए। इसीलिए तो वो उसका मुंडन हुआ था, इसलिए उसने अपनी दाढ़ी के बाल पूरी तरह से कटवाए थे। और यही इसलिए कटवाए थे सब कुछ उसने, क्योंकि उसने 1670 किलोमीटर दूर से एक महिला को अपने साथ लेके आया, और लाने के बाद उसका कत्ल करने के बाद वहां से चला जाता है। उसकी कोशिश थी कि वहां पर एक भी सबूत ना छूटे, लेकिन गलती से एक सबूत छूट जाता है, और उसी सबूत की वजह से वो पकड़ा जाता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था घटना के पीछे की जो वजह थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। 30 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए थे टहलने के लिए, और एक जगह लगती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, थाना पीपीगंज है, और पीपीगंज थाना क्षेत्र का बरघट्टा एक जगह लगती है, उसी के पास में पुल है। पुल के पास खड़े होकर एक व्यक्ति टॉयलेट कर रहा था, और जैसे वो टॉयलेट कर रहा था, जो सुबह को टहलने के लिए निकला हुआ था, अचानक ही उसकी नजर पड़ती है सामने पड़ी हुई एक लाश पर। महिला की लाश थी, बिल्कुल न्यूड अवस्था में। और जैसे उस लाश को देखता है, जो उसके और साथी जो सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हैं उन लोगों को आवाज लगाता है। आवाज लगाने के बाद कहता है कि देखो यहाँ पर कोई लाश पड़ी हुई है। जैसे वो लोग उसे करीब से देख रहे थे तो वाकई न्यूड अवस्था में एक लाश थी, जो लगभग 30 या 35 साल के आसपास की एक महिला की लाश थी। लेकिन लाश किसकी थी, चेहरा उसका साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि बार बार किसी भारी वस्तु से मारकर उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया हो। तत्काल प्रभाव से इस सूचना पुलिस को दी जाती है, और जैसे पुलिस को इस सूचना मिलती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, और वैसे ही पुलिस इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है, और गंभीरता से लेने के बाद यहां पर पूरा पुलिस फोर्स आ जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि छावनी बन जाता है। देखते देखते ही खबर आग की तरह इलाके में फैल जाती है। वहीं पास में ही एक बूढ़ी औरत भी रहती है, आसपास के दुकानदार भी हैं, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि आखिरकार यहां पर एक कत्ल हुआ है। पुलिस अपने काम में जुट जाती है, और आसपास के इलाकों के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन कैमरों को संभालना शुरू कर दिया जाता है। एफएसएल की टीम बुलवाई जाती है, और साथ ही जो डॉग स्क्वाड था उसको बुलवाया जाता है, और पुलिस ने जो आसपास के जितने भी लोग थे सभी से पूछताछ की जाती है, सभी से जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है। ऐसी कोई महिला इस इलाके में या पूरे जिले के अंदर कोई गायब तो नहीं हुई है। सभी थानों को ये सूचना दी जाती है ताकि कोई आए आकर क्लेम करे कि हाँ इस महिला को हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन कोई क्लेम नहीं कर रहा था। आखिरकार पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं पा रहा था। पुलिस थोड़ी परेशान हो जाती है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। साथ ही इस इलाके में जितने भी टावर लगे हुए थे, टावरों से डंप डाटा भी उठाने की कोशिश की जा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बाहर का व्यक्ति आए और आकर हत्या करके यहां से चला जाए। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। लेकिन पीपीगंज थाना क्षेत्र में इलाहाबाद बैंक होता है, और इलाहाबाद बैंक के ठीक सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, और उस सीसीटीवी कैमरे में रात 11:20 पर और रात 12 बजे, ये तारीख थी 29 जनवरी 2026 की रात, जब स्कूटी जा रही है तो 3 सदस्य उस पर बैठे हुए हैं। जब स्कूटी वापस आ रही थी तो उस पर 2 बैठे हुए थे। पुलिस ने बस इसी नीले रंग की स्कूटी की तलाश करना शुरू कर दिया कि आखिरकार ये स्कूटी कहां मिलेगी। पुलिस ने अब तमाम कोशिशें की। जहां स्कूटी की रफ्तार थोड़ी धीरे थी वहां पर स्कूटी का नंबर उसके अंदर कैद हो जाता है सीसीटीवी कैमरे के अंदर, और जैसे कि नंबर कैद होता है तो पुलिस अब इस नंबर के आधार पर उसके मालिक की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार मालिक का भी पता चल जाता है। मालिक ज्यादा दूर का नहीं होता है, पीपीगंज थाना क्षेत्र में ही तिघरा टोला लगता है। तिघरा टोला का सहपैया निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम रामविलास होता है, रामविलास साहनी, जो कि रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी होता है। पुलिस जब उसके पास पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो कहता है कि साहब मेरी स्कूटी को मेरे दामाद लेके चले गए हैं, जिनका नाम विजय साहनी है, जो कि गांव माडर के रहने वाले हैं। थाना लगता है उनका सहजनवा, वहां के रहने वाले हैं। जैसे पुलिस इस मामले में थोड़ा सक्रिय होती है, सीधे विजय के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाया जाता है, और दरवाजा खटखटाने के बाद एक महिला निकल के आती है। नाम होता है संध्या साहनी। संध्या साहनी जैसे बाहर निकल के आती है, उससे पूछा जाता है कि विजय साहनी क्या यहीं रहते हैं। वो महिला कहती है कि जी हाँ यहीं रहते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि वो कौन लगते हैं आपके। वो महिला कहती है साहब मेरे पति लगते हैं। और जैसी बात पति की आती है वो कहते हैं कि ठीक है उन्हें बाहर भेजो, हमने उनसे बात करनी है। विजय साहनी जब बाहर निकल के आते हैं पुलिस के सामने, पुलिस उन्हें तत्काल ही अपने कब्जे में लेती है, हिरासत में ले लेती है, और उनसे जब पूछताछ करना शुरू करती है तो वो ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाते। उनसे पूछा जाता है कि एक महिला की लाश मिली है, तुम्हारा उस महिला की लाश के साथ क्या कनेक्शन है, बस हम ये जानना चाहते हैं। और जैसे ये कनेक्शन के बारे में जब जानने वाली बात आती है तो वो कहता है कि साहब मेरी पत्नी है, मैंने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस भी खुद सख्ते में आ जाती है। अभी कुछ देर पहले दरवाजा
दरवाजा खोला था वो भी पत्नी ने खोला था, और जिसकी लाश मिली है वो भी पत्नी है। पुलिस इस पूरी कहानी को जानना चाहती थी, और जब ये कहानी उसने लड़के ने सुनाना शुरू किया है तो कहानी शुरू होती है साल 2012 से। कॉमर्स से इंटर किया, कॉमर्स से ही उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद सीधा मुंबई की तरफ रुख करता है। साल 2012 की बात है। वहां जाने के बाद एक प्राइवेट बैंक के अंदर उसे एजेंट के तौर पर नौकरी लग जाती है, और नौकरी जब उसकी लगी थी तो उसका काम था बीमा पॉलिसी वगैरह का काम करना। एक दिन उसने एक विज्ञापन दिया, और विज्ञापन में अपना ही नंबर उसने ऐड करा दिया था ताकि लोग उससे संपर्क करें, उससे लोग जुड़ें, और जब लोग जुड़ेंगे तो वो उनको कमीशन के तौर पर पैसे देगा और उनसे वो क्लाइंट भी लेगा। इसी तरह से एक लड़की का नाम सामने आता है जिसका नाम होता है प्रिया शेट्टी। प्रिया शेट्टी चारकोप इलाका लगता है कादम्बली थाना क्षेत्र में, मुंबई शहर की बात है। उस प्रिया शेट्टी ने कहा कि अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप मुझे क्या देंगे? तो उसने कहा कि मैं आपको कमीशन दूंगा, आप जितने क्लाइंट मेरे पास लेके आएंगे मैं उसके बदले में आपको कमीशन दूंगा। वो पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रही थी लड़की प्रिया शेट्टी। साथ ही जो विजय साहनी होता है वो जो भी पैसे बनते थे उसको ईमानदारी के साथ एक एक रुपए उसको चुकता कर रहा था, दे रहा था। इसी बीच में एक दिन इस लड़की के माता और पिता दोनों का इंतकाल हो जाता है। जब दोनों खत्म हो जाते हैं, और ये बात जब इस बात विजय साहनी को पता चलती है तो विजय साहनी सिर्फ सिंपैथी दिखाने के लिए कि उसके माता पिता दोनों ही खत्म हो चुके हैं तो उससे मिलने के लिए गया। साथ ही वो दोनों मिलकर एक तरह से व्यापारिक तौर पर जुड़े हुए थे और प्रोफेशनल तरीके से जुड़े हुए थे। कब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है पता ही नहीं चलता, और वो लड़की जब अकेली रहती थी तब इन दोनों ने एक फैसला किया कि हम दोनों भी साथ रह लेते हैं, यानी कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। लिव इन में रहते रहते कब ये लड़की यानी कि प्रिया शेट्टी गर्भवती हो जाती है पता ही नहीं चलता, और जैसी गर्भवती होती है तो विजय साहनी इस बात को लेकर थोड़ा नाराज था। उसने साफ साफ कहा कि हमारे बीच में ये सब बातें तय नहीं हुई थी कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो और उसके बावजूद भी इसका गर्भपात नहीं करा रही हो। जब गर्भपात कराने की वाली बात आती है तो प्रिया शेट्टी साफ इनकार कर देती है और वो थाने पहुंच जाती है। जब थाने जाती है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा विवाद शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है। ये साल 2013 की बात है। आखिरकार जब पुलिस थाने में पहुंचते हैं तो पुलिस ने जैसे बात कार्रवाई की है तो विजय साहनी कार्रवाई ना करने की बात कहता है कि साहब हम दोनों आपस में मिलकर सुलह कर लेंगे। आखिरकार सुलह हो जाती है, और जब सुलह होती है ये महिला प्रेग्नेंट तो थी, इसके पेट में एक बच्चा पल रहा था और हॉस्पिटल में उस बच्चे का जन्म भी हो जाता है। वो बेटा पैदा होता है। जब पिता का नाम लिखने वाली बात आती है तो हॉस्पिटल के अंदर उसका नाम लिखवाया जाता है विजय साहनी, और मां का नाम प्रिया शेट्टी। जैसे ही बेटा पैदा होता है तो अब विजय साहनी ने इस प्रिया शेट्टी से दूरियां बनाना धीरे धीरे शुरू कर दिया ताकि वो उसके पास ना जाए, उससे बात ना करे। और इस बीच में एक के बाद एक उसने कई नौकरियां बदल डाली। जैसे नौकरियां बदल रहा था उससे कम मिल रहा था तो महिला अपने बच्चे में इतना ज्यादा मशगूल हो जाती है। हालांकि बीच बीच में वो उसको पैसे जरूर दिया करता था, उसके खर्चा जरूर उठाया करता था, और ऐसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में उस लड़के का यानी कि साल 2014 की बात है, वो गोरखपुर का रहने वाला होता है। पिता उसके रामकेश साहनी होते हैं। उनको एक लड़की की तलाश थी ताकि वो अपने बेटे विजय साहनी की शादी करवा सके। जैसे विजय साहनी की शादी की बात आती है तो पीपीगंज तिघरा टोला जगह लगती है, सपहिया निवासी एक व्यक्ति जो रेलवे से रिटायर होते हैं, नाम उनका रामविलास होता है। उनकी बेटी जिसका नाम संध्या साहनी होता है। संध्या साहनी से अब विजय साहनी की शादी की बात तय हो जाती है। जब विजय शादी की बात तय हो जाती है, उधर उसने अपनी पत्नी जब लगातार उधर दबाव वाली बात थी, प्रेशर वाली बात थी, जो थाने पहुंच जाती है तो उसने उस प्रेशर को खत्म करने के लिए, इस मामले को खत्म करने के लिए उसे मंदिर में लेके जाता है, उससे शादी कर लेता है। शादी हो जाती है लेकिन उस शादी से वो दूर भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उस शादी से निपटारा करने के लिए, खत्म करने के लिए तलाक की अर्जी दे दी। लेकिन तलाक की अर्जी देने के बाद उसमें पैर भी नहीं की तो तलाक होता नहीं है, लेकिन वो दूरियां जरूर उनकी बढ़ जाती हैं। यहां पर वक्त और आगे बढ़ता है। साल 2015 में विजय साहनी की संध्या साहनी से शादी हो जाती है, और यहां वो आता था जाता था, साथ ही मुंबई में नौकरी कर रहा था, और अपनी जो दूसरी पत्नी होती है उसके नजदीक जा रहा था, और जो पहली पत्नी होती है उससे वो दूर जा रहा था। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता है और उसको 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं और एक बेटा पैदा हो जाता है। और साल 2022 में आखिरकार वो अपनी पत्नी संध्या साहनी को अपने बच्चों के साथ सीधा गोरखपुर से मुंबई में जाकर शिफ्ट हो जाता है, वहां जाकर रहने लगता है। 2025 जब आता है, एक दिन वो इंस्टाग्राम पे के पन्ने पलट रहा था, इंस्टाग्राम पर वो वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते देखते कब उसकी पत्नी की यानी कि जो प्रिया शेट्टी होती है उसकी आईडी सामने आती है सिद्धू सेठी के नाम से, और जैसे उसने उसको देखा तो उसने उसकी पोस्ट को लाइक कर दिया, और ये पता चल जाता है कि ये पोस्ट को किसने लाइक किया है, ये कमेंट किसने किया है। तब दोनों की एक बार फिर से बातचीत होना शुरू हो जाती है। पुराने शिकवे गिले जो होते हैं वो सब चल रहे थे, और इसी बीच में दोनों थोड़े से नजदीक आ जाते हैं। जैसे नजदीक आते हैं, प्रिया शेट्टी ने एक हेल्प मांगी, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ
कुछ वक्त स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त जीना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? जब बात मिलने की आती है तो 2 महीने के लिए दोनों गायब हो जाते हैं। और जब गायब हो जाते हैं, ये बात जब संध्या साहनी को पता चलती है तो संध्या साहनी थोड़ा परेशान हो जाती है कि उसके पति का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, वो घर पे 2 महीने से नहीं आ रहा है। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है, कहती है कि साहब मेरे पति का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, आप उसे ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। तब उन्होंने सीडीआर की मदद से ये पता किया कि आखिरकार उसका पति किससे बात करता है। तभी सामने आता है प्रिया शेट्टी से बात करता है। प्रिया शेट्टी और विजय साहनी दोनों पकड़े जाते हैं और उन दोनों की यहां पर पोल खुल जाती है। बात ये भी खुल जाती है कि 13 साल का एक बेटा भी है और ये पहले शादी कर चुके हैं। संध्या साहनी को जब ये बात पता चलती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने सारी की सारी बातें अपनी मायके में बता दी और मायके जब मैं बात बताती हैं तो ये बात जब प्रिया को पता चलती है तो प्रिया ने सोचा कि अगर मेरे ऊपर कोई दिक्कत आई, परेशानी आई तो जाकर वहीं तांडव मचाऊंगी, यानी कि गोरखपुर में जाकर सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। इस तरह की बात थी और वो रोज रोज धमकियां दिया करती थी। अब जो उसकी पहली पत्नी है उसको भी शराब पीने की आदत है, दूसरी पत्नी है उसको भी शराब पीने की आदत है और खुद विजय साहनी उसको भी ड्रिंक करने की आदत है। जब यहां पर ज्यादा बात बढ़ने लगती है, बात बात पर धमकी देने लगती है, तभी उसके घर वालों की तरफ से एक सूचना पहुंचती है कि क्यों ना हम यहां पे आ जाओ, आकर बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। 26 जनवरी 2026 को आखिरकार संध्या साथी जो उसकी पहली पत्नी होती है प्रिया, इन दोनों को लेकर विजय ट्रेन के जरिए पहुंच जाता है। 2 दिन इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद आखिरकार घर वालों के सामने अभी पहुंचे भी नहीं थे। इसी बीच में वो रात को ये 29 जनवरी 2026 की रात की बात है। ये घूमने के बाद पीपीगंज की तरफ जा रहे थे जहां पर घर है। एक ऑटो वाले को पकड़ते हैं, ऑटो वाले से कहते हैं कि भैया हमें पीपीगंज छोड़ देना, तो 200 रुपए में तय होता है। इस बीच में रास्ते में जगह जगह रुक रहे थे, रुकने के बाद जमकर शराब पी रहे थे। जब शराब पी रहे थे तो प्रिया कुछ ज्यादा ही शराब पी रही थी। ऑटो वाला था, फ्री की मिल रही थी तो वो भी पीना शुरू कर देता है, यानी कि ऑटो वाला भी पी रहा है, विजय साहनी भी शराब पी रहा है, संध्या साहनी भी शराब पी रही है और प्रिया शेट्टी भी शराब पी रही है। तीनों शराब पी रहे हैं और जब पैसे का नंबर आता है देने का तो ये लोग कहने लगते हैं कि तुमने भी तो शराब पी है, क्यों पैसे मांग रहे हो। कहासुनी शुरू हो जाती है। इस कहासुनी से ही एक दूसरे को वो अच्छी तरह जान जाते हैं, पहचान जाते हैं और एक ऐसी जगह पर वो छोड़ देता है। गुस्से में आकर पैसे तो लेके चला जाता है ऑटो वाला, लेकिन छोड़ के चला जाता है। इसी बीच में स्कूटी मंगाई जाती है अपने ससुराल से, जो रामविलास की स्कूटी होती है, स्कूटी आती है। स्कूटी आने के बाद आगे बैठता है विजय और पीछे बैठती है संध्या और बीच में बिठाया जाता है प्रिया को। प्रिया बहुत ज्यादा नशे में होती है और ये सीधा पहुंच जाते हैं बरघट्टा पुल के पास में। वहां जाने के बाद उस लड़की की, इनकी प्रिया की स्थिति कुछ ऐसे हो जाती है कि वो शोर मचाने की भी स्थिति में नहीं थी। तभी उसका गला घोंटा जाता है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल अंधेरा होता है, रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसके तन से एक एक कपड़ों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, एक एक पहचान को खत्म कर दिया जाता है और चेहरे को उसकी पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। साथ ही उसकी जो लाश थी और वहां जो पुल होता है उसके पुल से लगभग 20 फुट नीचे गहरे उसमें खाई में डाल दिया जाता है। लेकिन अगले ही दिन जब लोग टहलने के लिए निकले थे तो उन्हें वो लाश दिखाई दे जाती है और इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने इन्हें दोनों को गिरफ्तार किया। साथ ही जो ससुर होता है रामविलास, उसको भी इसमें शामिल किया है क्योंकि उसकी भी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। पति और पत्नी तो दोनों जेल गए। जो पहली पत्नी है वो मारी जाती है। पहली पत्नी का जो बेटा है वो तो है उसकी छोटी बहन के पास, जो चचेरी बहन है, लेकिन उसकी भी जिंदगी एक तरह से अंधकार में ही चली गई है। साथ ही जो संध्या के और विजय के जो बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है, उनके बहुत अच्छे स्कूल में उनके एडमिशन थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब घर में माता पिता ही नहीं है, वो सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारेंगे तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है विजय की गलतियों की वजह से। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अच्छी खासी जिंदगी के बाद भी विजय ने ही इस जिंदगी को पूरी तरह से दूभर कर दिया। अपना भी, अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों के परिवार को भी खराब कर दिया। हालांकि उसने सोचा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो ऑटो वाला उनके चेहरों को पहचान चुका था। जैसे ही हत्याकांड की खबर लगती है तो उसके बाद ऑटो वाला खुद ही पुलिस के पास पहुंच जाता है और उसने उस दिन का पूरा वाकया पुलिस को बताया था। साथ ही जो स्कूटी की पहचान की वजह से, उसके जो नंबर थे उसकी वजह से पहचान पड़ जाती है। और हालांकि उसने अपना मुंडन कराया, उसने अपनी दाढ़ी को भी खत्म कराया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कातिल चाहे कितने भी शातिर तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दे, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है। और यहाँ विजय ने गलती की थी, वो स्कूटी मंगाकर, स्कूटी की वजह से ही वो पकड़ा जाता है। जाते जाते छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं गोपाल कृष्ण साहू, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मध्य प्रदेश के रहने वाले विनय कुमार हैं, रायपुर से मोहम्मद तौहीद, मथुरा से शावेज कुरैशी, रुड़की से गजेंद्र सिंह, बाड़मेर से हीरा सिंह, मुरादाबाद से मोहसिन खान, कंचन निषाद, शांतनु कुमार बिहार से, विपिन कुमार, मोहम्मद महबूब, भरत सिंह मीना, चंदू राजपूत, कोमल द्विवेदी, अनिल कुमार सखवार मध्य प्रदेश से, मनोज सैनी दिल्ली से, आकाश सिंह
रामू ठाकुर, अरविंद कुमार, यासीन अहमद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।